हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर पिछले लेक्चर में जो एंड में दो क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें कुछ मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन में, तो उसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से था कि एंगुलर मोमेंटम हम निकालना सीख रहे थे ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अगर है तो अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख रहे थे। तो जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट निकालेंगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए आ जाएगा एम वी सी एम आर प्लस आई सी एम ओमेगा। तो रोटेशनल का एंगुलर मोमेंटम और ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, विच इज क्लॉकवाइज। तो आई सी एम ओमेगा प्लस एम वी सी एम आर, यहां पर ओमेगा को वी सी एम बाई आर लिख सकता हूं, तो ये ऐड होके निकल के आता है 3/2 एम वी सी एम आर। तो ये याद रखना है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी देखेंगे तो एम वी सी एम आर प्लस आई सी एम ओमेगा, तो एम वी सी एम आर ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज निकल के आता है और आई सी एम ओमेगा क्लॉकवाइज निकल के आता है। तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये निकल के आता है एम वी सी एम आर बाई 2। तो ये इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट इन दो पॉइंट्स के अबाउट, ए और सी पॉइंट के अबाउट ये वैल्यूज हैं। चलिए आज आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। सीपीएस के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो थियरी हमने काफी कुछ कवर की है, आज प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा फोकस करेंगे इन रोलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 सीपीएस का, अ स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस विथ सेंटर ऑफ मास हैविंग स्पीड वी नॉट। जब स्फीयर दिया है तो नॉर्मली जब केवल स्फीयर वर्ड दिया होता है, ये क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत बार आता है, मतलब केवल स्फीयर दिया है तो दिमाग में सवाल आता है हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। तो केवल अगर स्फीयर वर्ड दिया है तो हमारा नॉर्मल एजम्पशन जो होता है वो होता है सॉलिड स्फीयर, ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे कभी कभी केवल सिलेंडर वर्ड दिया होगा, तो केवल सिलेंडर वर्ड दिया है तो नॉर्मल जो एजम्पशन होगा हमारा, इट विल बी सॉलिड सिलेंडर। तो वो बोल रहा है अ स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस, अ स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ सरफेस, सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वी नॉट। तो ऑब्वियसली जो ओमेगा होगा वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है, उसने बोला है। इफ द मास ऑफ द स्फीयर इज एम एंड रेडियस इज आर, ये सॉलिड स्फीयर है, उसका मास एम है और रेडियस उसका आर है, तो देन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, जमीन के हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम निकल के आएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा अबाउट दिस पॉइंट P, इट विल बी एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो आ जाएगा एम वी नॉट आर, एम वी नॉट आर अगर देखेंगे क्लॉकवाइज है, और ICM ओमेगा विच विल बी 2/5 mr स्क्वायर, इन दिस केस 2/5 mr स्क्वायर आएगा, 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज होगा। तो ये अगर देखेंगे तो ये ओमेगा की जगह वी नॉट बाई आर लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट आर प्लस 2/5 एम वी नॉट आर, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो ये हो जाएगा 7 एम वी नॉट बाई 5 आर, और ये क्लॉकवाइज। तो ये इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इस स्फीयर का अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बल्कि किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट, आप जमीन के किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट भी निकालते तो भी आंसर यही आता। वो इसलिए क्योंकि रोटेशन का तो सेम ही रहता है एंगुलर मोमेंटम, और ट्रांसलेशन का निकालने के लिए परपेंडिकुलर दूरी हमें देखनी होती है, तो परपेंडिकुलर दूरी सेम ही रहेगी हर पॉइंट से, परपेंडिकुलर दूरी आर के बराबर ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a spool is pulled horizontally by two equal and opposite forces as shown in the figure, which of the following statement is correct। देखेंगे तो स्पूल है, स्पूल को आप इमेजिन कर सकते हैं चरखी की तरह, मतलब वो जो जिसमें पतंग उड़ाने में जो चरखी यूज करते हैं वो स्पूल, मतलब उस पर रस्सी आप ऐसे बांध सकते हैं। तो ये स्पूल है और इस पर रस्सी, दो रस्सियां हैं, एक इस तरफ को फोर्स लगाई जा रही है F, और ये वाली रस्सी से इस तरफ को फोर्स लगाई जा रही है F। तो रफ सरफेस है, ये सरफेस रफ है, तो आपको
बताना है यहां पर कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ मूव करेगा, हमारे जो ये स्पूल का सेंटर ऑफ मास है वो किस तरफ मूव करेगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, तो तरीका ये है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो निकालनी है वो ये है कि फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा इस सरफेस के द्वारा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर निकालना। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिटरमाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिटरमाइन करने का तरीका है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो होता फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। ध्यान से सुनिए फिर से, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने का तरीका है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो होता फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। तो इमेजिन करिए अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है, मतलब स्मूथ सरफेस है, तो क्या होगा, तो जो होगा उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन इमेजिन करिए सरफेस स्मूथ है, ये एफ और ये एफ जो है, तो इसकी वजह से ACM 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और सेंटर के अबाउट देखेंगे तो एफ का टॉर्क ऐसे और ये वाले एफ का टॉर्क ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज दोनों के द्वारा जो ACM है वो 0 है, लेकिन अल्फा प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज। तो अल्फा अगर प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज तो ये वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा आर लेफ्ट हैंड साइड को हो जाएगा। अल्फा अगर क्लॉकवाइज है तो ये पॉइंट लेफ्ट को खिसकना चाहता है, तो ये पॉइंट अगर लेफ्ट को खिसकना चाहता है तो फ्रिक्शन जो लगेगा जमीन से वो राइट साइड को लगेगा। तो ये बात समझिए, सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की हमने। तो हमने ये इमेजिन किया अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, फ्रिक्शन नहीं है अगर, तो ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो 0 कॉज कर रहा है, लेकिन अल्फा पैदा करेगा, ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो नेट अल्फा क्लॉकवाइज पैदा करेगा, तो ये पॉइंट लेफ्ट को खिसकना चाहता है, तो यहां जो फ्रिक्शन पैदा होगा बेटा वो राइट साइड को पैदा होगा। तो सेंटर ऑफ मास विल मूव टुवर्ड्स राइट। तो सही आंसर है बॉम्बे, इसका सही आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक इस तरीके से डिस्क है, अ डिस्क ऑफ मास m, एक डिस्क है m मास की, r रेडियस की, इट इज मूविंग इन द xy प्लेन एज शोन। तो इसके सेंटर की स्पीड दे रखी है v विच इज इक्वल टू ओमेगा r, v की वैल्यू ओमेगा r के बराबर है, और इसमें ओमेगा भी प्रेजेंट है, इस तरीके से ओमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट है। नाउ इसकी कुछ ये दूरी है सच दैट ये वाली डिस्टेंस 3r है और ये वाली डिस्टेंस 4r है फ्रॉम ओरिजिन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क एट दिस इंस्टेंट अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो फिर से एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन विल बी एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन, इन दोनों का एडिशन होगा। तो ट्रांसलेशन मतलब MVCM/R, तो VCM राइट साइड को है, ये पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, R परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करना होगा, और R परपेंडिकुलर 3R के बराबर है, तो वो हो जाएगा M, VCM की वैल्यू है ओमेगा R इंटू 3R, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। दूसरा ICM ओमेगा अगर आप देखेंगे बेटा, तो ICM ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ICM हो जाएगा MR² इंटू ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ये। तो फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं निकालूं यहां तो ये हो जाएगा 3m ओमेगा R² क्लॉकवाइज प्लस m ओमेगा R²/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 - 1/2 m ओमेगा R² क्लॉकवाइज। तो ये 3 - 1/2 जो आ जाएगा इट विल बी 5/2 m ओमेगा² R एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर हो जाएगा 5/2 m ओमेगा² R, सॉरी m ओमेगा R², m ओमेगा R², mr² ओमेगा, या mr² ओमेगा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इट इज कमिंग आंसर ए। देखेंगे जरा ध्यान से कैसे किया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, और एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, और ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम ज्यादा बड़ा है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अ बॉडी कैनॉट रोल ऑन अ स्मूथ सरफेस। देखेंगे एक एक करके देखेंगे, सब स्टेटमेंट्स एनालाइज करने हैं हमको क्वेश्चन नंबर 13 में। अ बॉडी कैनॉट रोल ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है 13 क्वेश्चन का? पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बॉडी कैन रोल ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस अगर है तो स्मूथ सरफेस पे अगर आपने पहले से रोलिंग प्रोवाइड कर दी, शुरुआत से जो भी रोलिंग मतलब पहले से ही अगर आपने प्योर रोलिंग स्टार्ट करके दी,
तो फिर वो प्योर रोलिंग ही कंटिन्यू रखेगा। तो स्मूथ सरफेस पे बिल्कुल हो सकती है प्योर रोलिंग। तो अ बॉडी कैन नॉट रोल ऑन अ स्मूथ सरफेस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दूसरा, अच्छा हाँ, ये जब यहां जहां पर वर्ड आया रोल या रोलिंग, तो नॉर्मल एजम्पशन होता है प्योर रोलिंग, कि जब वो पूछना चाह रहा है यहां कि स्मूथ सरफेस पे प्योर रोलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। इम्प्योर रोलिंग वो अलग से मेंशन करेगा अगर उसको करना होगा तो। बी स्टेटमेंट, इफ थ्रू आउट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये वर्ड देखेंगे जरा बेटा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम। तो if throughout the specified time interval the moment of momentum of a system is constant, the total mechanical energy of the system must also be constant during the time interval। मतलब वो पूछ रहा है कि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है सिस्टम का, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए? तो जवाब है नहीं। तो बॉम्बे इज रॉन्ग, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बढ़ सकती है सिस्टम की अगर अंदर से कुछ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए सिस्टम के अंदर से ही। मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। जैसे मोमेंटम अगर कंजर्व रहता था तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज कर सकती थी, जैसे एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे कोई केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी बिल्कुल बदल सकती है मैकेनिकल एनर्जी, भले ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। तो बॉम्बे स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन उसका सी वाला स्टेटमेंट, द स्फीयर ऑफ मास 5m एंड रेडियस a is moving on a horizontal plane with angular velocity omega about the horizontal diameter. It is and its center of mass has linear speed v. The kinetic energy of the sphere. तो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर हम एज्यूम करेंगे। तो वो बोल रहा है कि वो मूव कर रहा है, उसका मास 5m है और उसका रेडियस a है। तो इट इज मूविंग सच दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट, और एंड सेंटर ऑफ मास की स्पीड है v। तो इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ, ट्रांसलेशनल का एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हो जाएगी। तो हाफ 5m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू जो हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 2/5 5m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर देखेंगे तो आर की जगह ए है, तो ये आ रहा है 5/2 mv स्क्वायर प्लस 5 से 5 ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन करेक्ट निकल के आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। फोर्थ, अ डेली स्टेटमेंट, व्हेन अ रॉड इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्ट्रक बाय अ ब्लो इट विल बिगिन टू रोटेट। जरूरी नहीं है, मतलब अगर रॉड ऐसे रखी हुई है और आपने ब्लो बिल्कुल सेंटर पे मारा, मतलब सेंटर ऑफ मास पे अगर ब्लो मारेंगे तो फिर वो रोटेट नहीं करेगी। हाँ, सेंटर ऑफ मास से दूर ब्लो मारेंगे तो वो रोटेट भी करेगी बिल्कुल, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे ब्लो मारेंगे तो रोटेट नहीं करेगी। तो उसने जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी ब्लो मारें वो रोटेट करनी चाहिए, विच इज रॉन्ग। तो सही आंसर है केवल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या है, दो डिस्क हैं, दोनों रोटेट कर रही हैं कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं उनके I1 I2, रेडियस दे रखे हैं R1 R2। तो जब उनको कांटेक्ट में लाएंगे तो वो एक दूसरे पर ऑब्वियसली स्लिप करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसकी शुरुआत में जो ओमेगा है वो इस तरफ है, शुरुआत में इसकी ओमेगा इस तरफ है ओमेगा 1, और इसकी ओमेगा इस तरफ है ओमेगा 2। ये ओमेगा 1 इस तरफ है और ये ओमेगा 2 इस तरफ है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कांटेक्ट में आएंगे जब, तो ये अगर ये पॉइंट ऊपर को जाएगा और ये पॉइंट भी ऊपर को जाएगा, और तो दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। अब वो बोल रहा है द सिलेंडर मूव क्लोज, द सिलेंडर फर्स्ट स्लिप ओवर ईच अदर एट द कॉन्टैक्ट बट द स्लिपिंग फाइनली सीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम। अब जैसे हो सकता है ओमेगा R1 बड़ा हो, ओमेगा वो डिपेंड करेगा इन पॉइंट्स की वेलोसिटी पे। शुरुआत में इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है ओमेगा R1 और इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है ओमेगा R2। नाउ ओमेगा R1 इज ग्रेटर देन ओमेगा R2, अगर ओमेगा R1 ओमेगा R2 से बड़ा है तो फिर यहाँ स्लिपिंग होगी, तो यहाँ जैसे फ्रिक्शन इधर लगेगा काइनेटिक,
और इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा काइनेटिक। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ये ओमेगा को घटाने लगेगा, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ये ओमेगा 2 को बढ़ाने लगेगा। तो ओमेगा 1 एक तरीके से घटने लगेगा और ओमेगा 2 बढ़ने लगेगा। तो स्लिपिंग कब तक होती रहेगी? स्लिपिंग तब तक होती रहेगी जब तक ये कांटेक्ट पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। मतलब जब तक ओमेगा 1 R1 मतलब ओमेगा 1 डैश R1 ओमेगा 2 डैश R2 के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर स्लिपिंग फिर रुक जाएगी और फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो फाइंड द एंगुलर स्पीड्स ऑफ द सिलेंडर आफ्टर द स्लिपिंग सीजेस। तो हमें एक तरीके से ओमेगा 1 डैश और ओमेगा 2 डैश पूछा हुआ है। तो यहां पर देखेंगे अगर तो फ्रिक्शन के द्वारा जो भी फ्रिक्शन लगेगा तो उसके द्वारा जो अल्फा पैदा होगा वो कितना पैदा होगा? तो यहां अल्फा ऐसे करके पैदा होगा अल्फा 1, और यहां अल्फा ऐसे करके पैदा होगा अल्फा 2। तो अल्फा 1 देखेंगे अगर तो हो जाएगा Fk अपॉन m1 r स्क्वायर बाई 2, m1 r1 स्क्वायर बाई 2, ये अल्फा 1 होगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे अल्फा 2 तो अल्फा 2 हो जाएगा Fk अपॉन m2 r2 स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा 1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लीजिए कि टी टाइम के बाद किसी जनरल टी टाइम पे ओमेगा 1 मतलब ओमेगा 1 डैश कितना होगा? तो ओमेगा 1 डैश विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस अल्फा 1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी 2Fk अपॉन m1 r1 स्क्वायर इंटू टी। ये ओमेगा 1 डैश हो जाएगा। ओमेगा 2 डैश हो जाएगा ओमेगा 2 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 प्लस 2Fk अपॉन m2 r2 स्क्वायर इंटू टी। तो प्योर ये स्लिपिंग बंद तब होगी इनके बीच व्हेन ओमेगा 1 डैश इंटू r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डैश इंटू r2। तो ओमेगा 1 डैश इंटू r1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा 1 r माइनस 2Fkt अपॉन m1 r1 अपॉन m1 r1 अपॉन m1 r1 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 r2 ओमेगा 2 r2 ओमेगा 2 डैश r2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2Fkt अपॉन m2 r2। तो यहां पर एक तरफ लाएंगे t को तो आएगा ओमेगा 1 r1 माइनस ओमेगा 2 r2 विल बी इक्वल टू 2Fkt कॉमन आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 अपॉन m1 r1 प्लस 1 अपॉन m2 r2। तो ये तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा एक तरीके से ओमेगा 1 r1 माइनस ओमेगा 2 r2 अपॉन 2Fk इंटू 1 अपॉन m1 r1 प्लस 1 अपॉन m2 r2। तो इतने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग स्लिपिंग बंद कर देंगे। तो अगर मुझे ओमेगा 1 डैश निकालना है जैसे, तो ओमेगा 1 डैश अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस 2Fkt की जगह पुट किया जा सकता है। ये 2Fkt यहां से दिख रहा है ओमेगा 1 r1 माइनस ओमेगा 2 r2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन m1 r1 प्लस 1 अपॉन m2 r2। ये इसकी जगह रख सकता हूं मैं 2Fkt की जगह मल्टीप्लाइड बाई m1 r1 स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है m1 r1 स्क्वायर से। तो यहां पर से ये ओमेगा 1 डैश आ जाएगा एक तरीके से। तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है थोड़ा सा। तो सिमिलरली आप ओमेगा 2 डैश भी निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करके, मतलब t की जगह ये पुट करके 2Fkt की जगह ये पुट करके आप ओमेगा 2 डैश भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेथड हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं वो ये है कि इस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह नहीं लगा सकते। यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कंसेप्ट नहीं लग सकते क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट यहाँ हिंज फोर्सेस पैदा होंगी। जहां पर ये हिंज्ड हैं ये, तो ये हिंज फोर्सेस जो है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पैदा करेंगी। तो इसलिए यहाँ किसी भी पॉइंट के अबाउट यू कैन नॉट अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट से चलना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स, बेसिक काइनेमेटिक्स से चल के ही हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। इस तरीके के सवाल हमने पहले भी किए हैं लेकिन फिर से एक बार देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग रैप्ड है सिलेंडर पे। तो ये एक तरीके से इस तरीके का सवाल है कि यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंग रैप्ड है और ये ऐसे करके दिख रहा है। बस आपको साइड व्यू देखेंगे तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। साइड व्यू अगर देखेंगे उसमें जो फिगर दिया हुआ है
वो ऐसे करके दिया हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से कि ये ऐसे रस्सी लिपटी हुई है और ये ऐसे करके फिर इधर है, और फिर ये यहाँ पर रस्सी लिपटी हुई है और ये ऐसे करके फिर इधर है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम ये दिखाई देगा। मतलब ये दो रस्सियाँ ना दिख के सिंगल रस्सी दिखाई देगी। तो एक तरीके से T प्लस T ये ऊपर की तरफ को लग रही होगी 2T, सेंटर पे ग्रेविटी लगाऊंगा mg नीचे। तो बोल रहा है द सेंटर ऑफ मास m इज सस्पेंड द सिलेंडर ऑफ मास m। तो सिलेंडर है तो हम सॉलिड सिलेंडर मानेंगे, m मास और r रेडियस का सॉलिड सिलेंडर है। As shown in the figure, the tension T and the speed of the cylinder as it falls through H। तो टेंशन पता लगानी है तो हम एज्यूम करेंगे यार रस्सियां स्लिप नहीं कर रही हैं, तो रस्सियां नो स्लिप की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी कि यहाँ इनफ रफ है, ये हमारा नॉर्मल एजम्पशन होगा। हाँ, तो ये मान लेंगे कि सेंटर का एक्सलेशन ACM है और सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सलेशन अल्फा है। तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ अगर स्लिपिंग नहीं होनी है रस्सी के साथ, तो यहाँ पर ACM शुड बी इक्वल टू अल्फा आर, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। नाउ ACM कितना लिख सकते हैं? ACM की जगह लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो mg माइनस 2t विल बी इक्वल टू m इंटू ACM। तो ACM की जगह लिख सकते हैं mg माइनस 2t अपॉन m, दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा निकालने के लिए सेंटर के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो 2tr शुड बी इक्वल टू आई हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा की जगह लिखा जा सकता है 4tr अपॉन mr स्क्वायर, दैट इंटू आर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एम से एम कटा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई mg इज इक्वल टू 6t। तो टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई mg बाई 6। तो यहाँ जो टेंशन की वैल्यू है इट इज mg बाई 6 इस केस में। और टेंशन की वैल्यू अगर mg बाई 6 आई, फिर आप ACM भी निकाल सकते हैं ये यहाँ पुट करके। तो mg माइनस 2 इंटू mg बाई 6 इज इक्वल टू m इंटू ACM। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 3, यह आएगा 2 बाई 3 mg। तो m से m कटेगा तो ACM की वैल्यू जो आ जाएगी, ACM की वैल्यू आ जाएगी 2g बाई 3। तो ACM की वैल्यू आ गई 2g बाई 3। तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ को आएगा 2g बाई 3 एक्सलेशन से। तो जो हमें दूसरे पार्ट में पूछा है क्वेश्चन के कि द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स थ्रू हाइट h, तो स्पीड ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी v स्क्वायर, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की जगह आ जाएगा 2 बाई 3 इंटू s की जगह आ जाएगा h, तो v हो जाएगा रूट 4gh by 3। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इतनी हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगला है क्वेश्चन नंबर 16। अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r एज शोन इन द फिगर स्लिप्स थ्रू हॉरिजॉन्टल प्लेन। एट सम इंस्टेंट इट हैज ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 एंड रोटेशनल वेलोसिटी अबाउट सेंटर इज v0 by 2r। फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, मतलब काइनेमेटिक्स की मदद से, ये जब रोलिंग हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अब मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूं आपको यहां पर इस टाइप के सवाल करने का। देखेंगे बेटा ध्यान से। तो बोल रहा है एक इस तरीके से स्फीयर है m मास r रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो ये ऐसे मूव कर रहा है कि शुरुआत में इसको वेलोसिटी v0 प्रोवाइड की है और सेंटर के अबाउट ओमेगा नॉट प्रोवाइड की है, बट ओमेगा नॉट इज v0 बाई 2r। ओमेगा नॉट जो है v0 बाई 2r के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का v0 राइट को और ओमेगा नॉट r लेफ्ट को होगा, तो टोटल वेलोसिटी v0 बाई 2 राइट को होगी। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट राइट को स्लिप कर रहा होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को लगेगा। तो फ्रिक्शन जो लेफ्ट साइड को लगेगा, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड को लगेगा और ये फ्रिक्शन की वजह से v0 घटने लगेगा और ओमेगा नॉट बढ़ने लगेगा, और कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो सकती है, बिल्कुल होगी। वो टाइम वगैरह निकालना सीखा है हमने, मतलब जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तब मान लेते हैं स्पीड v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो तब v इज इक्वल टू ओमेगा r हो जाएगा, मतलब जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v व्हेन द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो है कि आप टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v निकालें, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओमेगा निकालें, फिर v इज इक्वल टू ओमेगा आर कर दीजिए, फिर टाइम की वैल्यू पता करके वापस v में पुट करके v की वैल्यू निकालिए। इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, ऐसे करिए। ऐसे मैंने पहले एक क्वेश्चन कराया हुआ है, पहले क्वेश्चन इस तरीके से कराया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं। लेकिन उस तरीके से भी करिए क्योंकि वो तरीका भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका यहां पर जो है वो है द कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
तो इस टाइप के सवालों में अगर टाइम नहीं पूछा है, टाइम पूछा है तो आपको काइनेमेटिक्स पे जाना पड़ेगा। उसने अगर ये पूछा कितने टाइम के बाद पीआर रोलिंग स्टार्ट हो रही है, तो काइनेमेटिक्स पे जाना पड़ेगा, तब ये तरीका नहीं लगेगा। लेकिन अगर टाइम नहीं पूछा है तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी सोच सकते हैं। तो इस सिस्टम पर अगर देखेंगे तो ग्रेविटी नीचे लगेगी, नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो ग्रेविटी और नॉर्मल तो एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। नॉर्मल एग्जैक्टली मतलब मैग्नीट्यूड में ग्रेविटी के बराबर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली जीरो होगा, नॉर्मल और ग्रेविटी का। फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है इट विल बी जीरो। मतलब जमीन के किसी पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, एंड ग्रेविटी और नॉर्मल तो एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे हैं, तो उनका टॉर्क भी जीरो है। तो अगर आप देखेंगे जमीन के इस पॉइंट के अबाउट, तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम about this point on ground, about any point through which friction is passing on ground, it will be zero। और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं, इन पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगा, इन पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा। तो इन पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जमीन का पॉइंट जिससे फ्रिक्शन पास कर रहा है उसके अबाउट टॉर्क जीरो दिखेगा। तो टॉर्क अगर जीरो दिख रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट P, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट P initially should be angular momentum of system about point P finally। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए P पॉइंट के अबाउट। तो यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा mv0r क्लॉकवाइज प्लस ICM ओमेगा, वो हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा है v0/2r, और दोनों सेम डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, भले ही ये दूरी कितनी भी हो, परपेंडिकुलर दूरी आ रही रहेगी, तो ट्रांसलेशन की वजह से mvr हो जाएगा प्लस ICM ओमेगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा की जगह यहां v/r लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं करूं तो यहां पर यह आएगा mr हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा v0 प्लस v0/5, तो 6v0/5 दैट विल बी इक्वल टू 7v/5। तो v की वैल्यू आएगी 6v0/7। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से वैल्यू निकल के आई। आपका काम क्या है? आपका काम है जो पुराना तरीका मैंने काइनेमेटिक्स से बताया है उससे भी एक बार करके देखिए। उससे मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए कि v इज इक्वल टू v0 माइनस ACM इंटू टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और v इजिकल टू ओमेगा आर करिए, उससे टाइम निकलेगा। फिर टाइम की वैल्यू को पुट करके v की वैल्यू निकालिए जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रही है। तो वो इसको मैच कर रही है नहीं कर रही है, एक बार चेक करके मुझे बताएंगे बेटा व्हाट्सएप पे, ठीक है? सॉल्व करके बताएंगे कि ये इस जो वैल्यू मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन निकाली वो इस वाले तरीके को मैच कर रही है नहीं कर रही है। बट दिस मेथड you should also know this method, angular momentum conservation about the point on the ground from which friction is passing। तो ये ऐसा करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ आज एग्जांपल्स किए हमने। तो इसमें एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो है कोलिजन वाले सवाल। तो कोलिजन वाले सवाल भी जरा देखते हैं, और कोलिजन वाले सवाल हम देखेंगे। इससे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में भी कोलिजन वाले सवाल देखे थे। तब जो जैसे पार्टिकल आके कोलाइड कर रहा था तो वो बॉडी हिंज थी। मतलब हमने इस टाइप के सवाल देखे थे, अगर याद हो आपको, कि एक रॉड है, ये रॉड यहां पर हिंज्ड है और ये पार्टिकल आके इससे टकराता है। m मास का ही पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, और u स्पीड से आके, फॉर एग्जांपल ये रॉड का मास भी m ही है फॉर एग्जांपल, और ये l लेंथ है इसकी, तो ये आके इससे टकराता है फॉर एग्जांपल। तो टक्कर होने के बाद क्या ओमेगा होगी, क्या v होगी, ये निकालना सीखा था हमने। तो इस केस में हिंज के अबाउट हिंज हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अबाउट हिंज L फाइनल शुड बी इक्वल टू L इनिशियल। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज हम कंजर्व कर सकते थे इस वाले केस में। और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते थे, हिंज के अबाउट कर सकते थे, क्योंकि हिंज पे एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह लगेंगी तो हिंज पे ही खड़े हो जाएंगे आप, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नजर नहीं आएगा, कोई एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स नजर नहीं आएगा। इसलिए हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर पाते थे। अगर याद हो आपको इस वाले क्वेश्चन में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल बॉल भी नहीं टकरा रही है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे झटका मार रहे हैं, जे इंपल्स मार रहे हैं, तो अगर ऐसे जे इंपल्स मार रहे हैं तो ओमेगा कितना गेन करेगा, ये अगर मुझे निकालना है तो ओमेगा कितना गेन करेगा, तो J शुड बी इक्वल टू L फाइनल माइनस J डैश
शुड बी इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ये हो जाएगा एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। जे डैश हो जाएगा जे इंटू एल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल हो जाएगा आई ओमेगा माइनस एल इनिशियल है 0, तो जे एल विल बी इक्वल टू आई की जगह आ जाएगा इस केस में जैसे एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो ओमेगा जो गेन होगा वो 3j बाई एम एल गेन होगा। तो ये हमने बात की थी अगर हिंज्ड हो, अगर बॉडी हिंज्ड हो। अब इसी में क्वेश्चन जो है, जो नया क्वेश्चन हमको करना है वो है बॉडी फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। मतलब ये रॉड है, वही एम मास एल लेंथ की रॉड है, सेम रॉड है एम मास एल लेंथ की, लेकिन इस बार इस पर कोई मतलब कहीं पर ये हिंज वगैरह नहीं है। तो अब इस पर इंपल्स मारा जा रहा है इस पॉइंट पे जे, सेम रॉड पे, लेकिन हिंज नहीं है, एम मास एल लेंथ की रॉड है, हिंज नहीं है कहीं पे, और उस पर इस तरीके से इंपल्स राइट साइड को अप्लाई किया जा रहा है। तो ये इंपल्स लगाने की वजह से क्या होगा इसके साथ, तो अब क्या होगा जब ये इंपल्स लगाएंगे तो यहां पर केवल रोटेशनल मोशन नहीं मिलेगा, यहां इंपल्स लगाने पे क्योंकि हिंज था तो हिंज के अबाउट प्योर रोटेशन शुरू कर रहा था। अब यहां पर कहीं पर हिंज नहीं है, तो जो ये इंपल्स लगेगा इसकी वजह से जस्ट आफ्टर द इंपल्स ये रॉड को ट्रांसलेशन मोशन भी मिलेगा VCM और रोटेशनल मोशन भी मिलेगा। तो मतलब इसका दोनों मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे VCM भी निकालना है और मुझे ओमेगा भी निकालना है। अगर ये कोने पे मैंने J अप्लाई किया तो यूनिफॉर्म रॉड है, ये सेंटर है रॉड का, तो कितना VCM और कितना ओमेगा। तो VCM निकालने के लिए हम यूज करेंगे J इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। दिस इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो J हो जाएगा M इंटू VCM फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम इज 0। तो VCM की वैल्यू आ जाएगी यहां से J बाई एम, तो VCM आ जाएगा J बाई एम। दूसरा ओमेगा अगर निकालना है बेटा तो हम सेंटर पर बैठ कर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लिखेंगे। तो सेंटर पर बैठकर J डैश शुड बी इक्वल टू L फाइनल माइनस L इनिशियल। तो सेंटर के अबाउट जो J डैश आएगा वो आएगा J इंटू एल बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू J इंटू एल बाई टू। ये एंगुलर इंपल्स आएगा दैट शुड बी इक्वल टू L फाइनल, L फाइनल हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा L फाइनल माइनस L इनिशियल जो है इट इज 0, L इनिशियल इज 0। तो सॉरी ml स्क्वायर बाई 12, सेंटर के अबाउट जो ओमेगा आई होगा वो ml स्क्वायर बाई 12 होगा बेटा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। पिछली बार हम इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम हिंज के अबाउट लिख रहे थे, अभी इसके अबाउट लिख रहे हैं। तो यहां से अगर लिखेंगे तो ये आएगा J इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो यहां से देखेंगे L से L कैंसिल होगा, 1 जा 6 जा, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 6J अपॉन ml, 6J अपॉन ml। तो ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपने एक फ्री रॉड को इस तरीके से झटका मारा है तो इसकी जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6J अपॉन ml। ठीक है। नाउ जैसे यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कोलिजन का सवाल है। उसमें एक फ्री रॉड है 2m मास की और L लेंथ की, और एक पार्टिकल आ रहा है m मास का और वो उससे टकराता है, और कोलिजन उसने दिया है इलास्टिक। आफ्टर द कोलिजन पार्टिकल्स कम टू रेस्ट, फाइंड आउट आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आप देखेंगे तो कैसे करना है इस टाइप के सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो वहां पर वो रॉड है, रॉड पहले रेस्ट पे है, 2m मास की रॉड है और L लेंथ की रॉड है, और ये पार्टिकल आ रहा है m मास का v0 स्पीड से। ये 2m मास की रॉड है और L लेंथ की रॉड है। अब जब टक्कर हुई, ये रॉड कहीं पर हिंज नहीं है, कंप्लीटली फ्री है, तो टक्कर होने के बाद क्या हुआ कि ये पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। तो ये पार्टिकल अगर रेस्ट पे आया तो एक्चुअली इस पर ऐसे इंपल्स लगा होगा J, और इसने रॉड पर इधर की तरफ को इंपल्स लगाया होगा J। तो J विल बी इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P इनिशियल अगर देखेंगे तो ये J जो लगेगा इस पे वो mv0 लगेगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो इस पर J जो लगा होगा रॉड पर वो mv0 लगा होगा राइट हैंड साइड को, इसका ये मतलब है। तो एक तरीके से इंपल्स हमें पता चल गया। तो हमें बताना है कि इसके बाद इसके सेंटर ने कितनी वेलोसिटी गेन करेगा और सेंटर के अबाउट ओमेगा कितना होगा। तो VCM अगर मैं निकालना चाहूं तो उसके लिए J शुड बी इक्वल टू P फाइनल ऑफ रॉड माइनस P इनिशियल ऑफ रॉड। तो J विल बी इक्वल टू mv0
दैट विल इक्वल टू पी फाइनल रॉड हो जाएगा 2m इंटू वीसीएम, क्योंकि मास ऑफ द रॉड 2m है, m नहीं है 2m है, माइनस पी इनिशियल वॉज 0, तो यहां से वीसीएम की वैल्यू आ गई बेटा v0/2। दूसरा ओमेगा निकालने के लिए हम सेंटर पर बैठकर ही एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लिखेंगे बेटा, तो j डैश इज इक्वल टू एल फाइनल ऑफ रॉड माइनस एल इनिशियल, तो ये हो जाएगा m v0 l/2 फाइनल, ये जो एंगुलर इंपल्स लगेगा वो m v0 l/2 लगेगा, इज इक्वल टू एल फाइनल विच विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा माइनस एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू 0, m से m कटा, l से l कटा, 1 जा 6 जा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 6 v0, सॉरी यहाँ 2m आएगा, मास 2m है बेटा इसका, और ये हाँ ये तो m v0 है, इसका मास 2m है, तो ये 1 जा ये 3 जा आएगा, तो ये आएगा 3 v0 अपॉन l, तो 3 v0 अपॉन l ये ओमेगा हो जाएगा, इतना ओमेगा गेन कर लेगा हमारा सिस्टम आफ्टर हमारी रॉड आफ्टर दिस कोलिशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए आपको, जिसमें हिंज्ड ना हो। अगर हिंज्ड नहीं है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं पूरे सिस्टम पे। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि एंटायर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, कि भाई पूरे सिस्टम को देखेंगे तो जो भी इंपल्स लगे वो इंटरनल थे, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर सिस्टम मतलब रॉड प्लस पार्टिकल तो वो था m v0, दैट विल बी इक्वल टू इसका 0 प्लस 2m इंटू वीसीएम, तो वीसीएम यहां से भी v0/2 निकल के आएगा, तो इंपल्स मतलब इस तरीके से लगा सकते हैं ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन है। और बल्कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं अबाउट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट के अबाउट आप लगा सकते हैं। ग्राउंड के जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है जो ये सेंटर मतलब सेंटर की लाइन में है, तो इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो पूरे सिस्टम पे मैं लगा रहा हूं, तो पूरे सिस्टम मतलब रॉड प्लस पार्टिकल, तो ये मैंने तरीका दिखाया आपको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से। अब मैं दिखा रहा हूं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मुझे करना है तो आई कैन डू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एनी पॉइंट। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल इंपल्स ही नहीं है सिस्टम पे। अगर मैं एंटायर सिस्टम रॉड प्लस पार्टिकल ले रहा हूं तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना है। हाँ, तो हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इंपल्स है ही नहीं। जो भी इंपल्स लग रहे हैं वो इन दोनों के बीच लग रहे हैं, कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है। तो मैं यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा रहा हूँ ऑब्जर्विंग फ्रॉम this point is such that this is in the line with the center of the rod। तो इनिशियली देखेंगे टक्कर होने से पहले रॉड का तो 0 था, प्लस पार्टिकल का हो जाएगा m v0 l/2, मतलब परपेंडिकुलर दूरी l/2 हो जाएगी, m v0 l/2 क्लॉकवाइज हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली रॉड पार्टिकल का 0 हो गया, रॉड का देखेंगे तो ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम 0 है, m VCM r 0 है क्योंकि r वेक्टर VCM की लाइन में लाई कर रहा है, लेकिन रोटेशन का है और रोटेशन का हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 2ml स्क्वायर बाई 12 क्योंकि मास उसका 2m है इंटू ओमेगा, प्लस ट्रांसलेशन का 0 है। तो देखेंगे m से m कटेगा, ये 3 बचा, एक l कटा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 3v0/l। तो मतलब जो ओमेगा यहां से निकल के आ रहा है वही ओमेगा पहले भी निकल के आया था जब हमने एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगाया था। नाउ यही मैं फिर से लगाता हूं अबाउट एनी अदर पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है, तो इस लाइन पे लाई करने वाला अगर कोई पॉइंट है, इसके अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का ये ए पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं। ये फॉर एग्जांपल बी पॉइंट था, तो बी पॉइंट के अबाउट ये लगाया मैंने एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। अब मैं लगा रहा हूं ए पॉइंट के अबाउट, तो ए पॉइंट के अबाउट देखेंगे अगर एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज 0। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पोजीशन वेक्टर इसी की लाइन में, तो 0, और रॉड का भी 0 था, तो 0 + 0 दिस विल बी द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अगर देखेंगे तो पार्टिकल का तो अभी भी 0 है, प्लस रॉड का लिखना पड़ेगा। अब रॉड के एंगुलर मोमेंटम लिखने में थोड़ा ध्यान देंगे। अब रॉड ए पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेशन की वजह से भी और रोटेशन की वजह से भी है, तो ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है m 2m, एक्चुअली 2m है उसका मास, 2m इंटू VCM इंटू l/2, ये ट्रांसलेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है और ये ऐसा है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, और रोटेशन की वजह से है 2m इंटू l स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा क्लॉकवाइज, तो ICM ओमेगा। तो अगर ये देखेंगे तो इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव, तो इक्वेशन आ जाएगी 2m l स्क्वायर बाई 12 ओमेगा
शुड बी इक्वल टू 2m इंटू VCM इंटू L/2। तो ऐसे देखेंगे तो 2 से mL²/12 इंटू ओमेगा MVCM/R। तो यहां से ओमेगा कुछ अलग आ रहा है क्या? हाँ नहीं, सही आ रहा है। तो यहां से देखें 2 से 2 कटा, 1 जा 6 जा, m से m कटा, l से l कटा, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 6 VCM/L, और VCM खुद निकल के आया था V0/2। तो ये हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा 6 इंटू V0/2L। तो ये निकल के आ रहा है ओमेगा 3 V0/L। मतलब अभी भी आंसर वही निकल के आ रहा है। तो मैं यहां पर आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जब रॉड फ्री है कंप्लीटली और कोई पार्टिकल आके टकराता है, तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लगाइए, आंसर सेम आएगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए। आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए किसी भी पॉइंट के अबाउट, या फिर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगाइए, दोनों से आंसर सेम आएगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, बल्कि आप यहां किसी पॉइंट के अबाउट भी करते तो भी आंसर ओमेगा का सेम निकल के आता। तो इस तरीके से ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। चलिए अगली क्लास में हम टॉपलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, थैंक यू।